आज का जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको समझने के लिए हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये मान लीजिए एक पात्र या एक कंटेनर है और इसमें ये कोई धातु या कोई मेटल की यहाँ पर छड़ या प्लेट हमने लगा दी है और इसको हमने छड़ को या जो प्लेट है हमारे पास धातु की उसको हमने डोब दिया है जलीय विलयन में एक लवण के। यहाँ जो लवण या जो सॉल्ट लिया गया है वो है जिंक सल्फेट एक्वस, यानी जलीय विलयन उसका है और उस विलयन की जो सांद्रता है वो है 1 मोल प्रति लीटर, मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जब हम किसी धातु को उसी के आयन वाले विलयन में डोब देते हैं तो यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो धातु की छड़ हमने जिंक धातु की छड़ ली है, जिंक मेटल की यहाँ पर हमने रॉड ली है और उसको हमने जिंक के ही आयन वाले सॉल्यूशन में डोब दिया है। मतलब ये कॉमन होना चाहिए। अगर हम यहाँ कॉपर धातु लेंगे तो यहाँ पर हमें कॉपर सल्फेट लेना होगा। मतलब कि जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में वही आयन होने चाहिए जिस धातु की वो छड़ है। ज़रा देखें यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। ये जो जिंक धातु है Zn सॉलिड है, मतलब ठोस अवस्था में है। धातु या प्लेट जो भी है ठोस या सॉलिड होती है, इसलिए हम उसको S लिख देते हैं। तो इस पर जो है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इस पर। और ऑक्सीकरण की क्रिया में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं। इसकी बाहरी कक्षा या आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीकरण की क्रिया में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। तो इस पर 2 धन आवेश आ जाएगा और इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। इसको हमने लिख दिया AQ एक्वस। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक धातु जो ठोस अवस्था में थी, जब उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई तो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और जिंक आयंस बन गए और जिंक आयंस जलीय विलयन में चले गए, एक्वस सॉल्यूशन में चले गए। ज़रा देखें, इससे जो जिंक आयंस बन रहे हैं वो जिंक आयंस जलीय विलयन में चले जाएंगे छड़ से, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसी छड़ के ऊपर जमा हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स छड़ के ऊपर जमा हो रहे हैं और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस छड़ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जो एक्वस सॉल्यूशन है हम जानते हैं एक्वस या जलीय विलयन जो है उसमें जिंक सल्फेट है, मतलब कि इसमें पहले से ही जिंक आयंस हैं और इसके साथ साथ इसमें सल्फेट आयंस भी हैं। सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जिंक पे 2 पॉजिटिव। तो पहले से ही उसमें जिंक आयन थे और सल्फेट आयन थे। क्योंकि विलयन में पहले जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव था, तो विलयन पहले उदासीन या न्यूट्रल था। छड़ पर जब ऑक्सीकरण की क्रिया हुई उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉन छड़ के ऊपर जमा हो गए और जिंक आयंस विलयन में आ गए। तो विलयन में जिंक आयंस की सांद्रता या संख्या बढ़ रही है। विलयन में जो पहले से थे जिंक वो तो है ही, और नए जिंक आयंस और विलयन में आ जाते हैं। और जिंक आयन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है विलयन के अंदर, तो विलयन पे आ जाता है धनावेश। पूरे विलयन पे, इस विलयन पे आ जाएगा धनावेश। हम इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं कि विलयन पर छड़ के चारों तरफ जो है वो कौन सा आवेश है, धन आवेश है। विलयन पर धन आवेश आ गया है। धन आवेशित विलयन में ऋण आवेशित छड़ डूबी हुई है। हम देख रहे हैं दोनों पर आवेश उत्पन्न हो गया, छड़ पे आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, और जिंक आयंस के विलयन में आने से विलयन में धन आवेश आ गया। तो अगर हम छड़ की दीवार पर देखें, छड़ की दीवार पे अंदर की तरफ ऋण और बाहर की तरफ धन, मतलब कि डबल चार्ज की एक लेयर बन गई, इलेक्ट्रिक लेयर बन गई डबल चार्ज की। ठीक है, डबल चार्ज समझ में आ रहा, ऋण आवेश और धन आवेश। जब किसी प्लेट पर या किसी छड़ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन जाती है, इस तरह से धन और ऋण आवेश की परत बन जाती है, इसको हम बोलते हैं विभव। इसको बोल देते हैं विभव। यहाँ विभव उत्पन्न हो गया, पोटेंशियल डेवलप हो गया यहाँ पर। और ये जो पूरा हमारा कंटेनर है जिसमें विलयन और छड़ है,
इस पूरे कंटेनर को, इस पूरी एपरेटस को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड कहलाता है और इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हो चुका है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मानक या स्टैंडर्ड शब्द यहाँ पर लगा दिया गया है। तो मानक और स्टैंडर्ड का मतलब समझने के होता क्या है। अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोड विभव, अब है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का मतलब हम जानते हैं, मानक माने स्टैंडर्ड। तो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, उन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का विभव व्यक्त करते हैं या ज्ञात करते हैं तो उसको हम उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की मानक परिस्थितियों की, तो ये मानक परिस्थितियाँ क्या होती हैं ज़रा वो देख लें। मानक परिस्थितियाँ, स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है यहाँ पर, इन परिस्थितियों में सबसे पहले हम लेते हैं टेम्परेचर। ले लें हम, टेम्परेचर रहेगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। मानक परिस्थितियाँ में या मानक जो कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन में सबसे पहले टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस में अगर व्यक्त कर रहे हैं तो, या फिर केल्विन में अगर इसको हम व्यक्त करेंगे तो 298 केल्विन होना चाहिए। इसके बाद प्रेशर, दाब, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक वायुमंडलीय दाब। ठीक। और इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, विलयन अगर है तो उसकी सांद्रता जो है वो होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर है मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन हमें होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हमारी जो हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन या मानक परिस्थितियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी धातु का या किसी इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में अगर हम उसका विभव ज्ञात कर लेते हैं तो जो विभव आएगा उसकी इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। मतलब कि अगर हम इसी तरह से उसका विभव ज्ञात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो ज्ञात करते समय अगर हमारा वहाँ पर टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, इसके साथ साथ वहाँ पर दाब या प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब, और विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हमने ली है। इन परिस्थितियों में अगर हम ये विभव ज्ञात करते हैं तो वो मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसी डिवाइस है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है। ये सेल जो है 1780 में लुइजी गैल्वेनी और सन 1800 में एलेसेंड्रा वोल्टा नाम के वैज्ञानिकों ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इस सेल को गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम करता है। और यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ साथ उस सेल में एक विद्युत अपघट्ट भी होता है, या जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट और दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से लवण सेतु और चालक तार के द्वारा जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो एक पूर्ण सेल बन जाता है। उस सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टीय सेल कहते हैं। इसके अलावा इसको जो है हम और भी कई नाम दे सकते हैं। सामान्यतः इसको एक विद्युत रासायनिक सेल कहा गया है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इस सेल को जो है हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, तो वो उदाहरण यहाँ पर है डेनियल सेल।
तो इसमें इस तरफ जो हमने लिया है ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड जो है इस पर अभी हमने बताया था ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इस पर होगी अपचयन की क्रिया। एक बात ध्यान रखेंगे, दो धातुओं को जब आपने चालकतार और लवण सेतु से जोड़ दिया गया है तो एक पूर्ण सेल बन जाता है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड एक हाफ सेल, अर्ध सेल कहलाता है। तो एक हाफ सेल ये भी है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड को जब जोड़ देते हैं तो एक पूर्ण सेल, कंप्लीट सेल बन जाता है। तो जब इस पर अगर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो इस पर अपचयन की होगी। ऑक्सीकरण की क्रिया में अभी हमने आपको बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी छड़ पे जमा हो जाते हैं और जिंक आयंस बनते हैं, वो जिंक आयन चले जाते हैं इसके विलयन में। देखिए यहाँ पर तो Zn सॉलिड ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है और बन रहा है जिंक आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। इस सेल में ध्यान रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड। तो ये कहलाएगा एनोड, जिंक इलेक्ट्रोड, और इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रोड जो है, जब इस पर ऑक्सीकरण हुआ है तो इस पर अपचयन की क्रिया होगी। तो अपचयन में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागे गए हैं वो इलेक्ट्रॉन चालकतार के द्वारा यहाँ पहुँचेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसके जो जिंक आयंस थे वो जिंक आयंस जो है विलयन में आ जाएंगे। विलयन में जिंक आयंस आ रहे हैं। हालांकि विलयन जो है उसमें जिंक आयंस पहले से ही हैं लवण के कारण, और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने से नए जिंक आयंस उत्पन्न होते हैं, वो लगातार विलयन में आते हैं। तो विलयन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। विलयन पर धनावेश, और जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं वो छड़ के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो छड़ के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक डबल लेयर हो गया, मतलब यहाँ विभव उत्पन्न हो गया है। ये हो गया हमारा जिंक एनोड। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक पे छड़ के ऊपर जमा हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के द्वारा एनोड से कैथोड की ओर जाएंगे। इस विलयन में कॉपर सल्फेट है, मतलब कॉपर के धनावेशित आयन हैं और सल्फेट आयन भी हैं। ये कॉपर आयन है और ये सल्फेट आयंस हैं। तो जब यहाँ से चालक तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए कॉपर आयन छड़ की तरफ गति करेंगे। कॉपर आयन आएंगे यहाँ छड़ पर, कॉपर आयन छड़ के पास आएंगे और छड़ से चिपक जाते हैं। तो छड़ के ऊपर धन आवेश आ जाएगा कॉपर आयन के जमा होने के कारण। कॉपर आयन जो है धनावेशित हैं, छड़ के पास आ जाएंगे, छड़ से चिपक जाएंगे। तो इसके धनावेश के कारण इस छड़ पे आ जाएगा धनावेश, और चूँकि धनावेश विलयन से निकल के छड़ पर चले गए हैं तो विलयन में धनावेश कम हो जाएगा। विलयन में सल्फेट के कारण बचा रह जाएगा ऋण आवेश। तो इस विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है विलयन पर। तो यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर बन गई है। विलयन पर ऋण आवेश, छड़ पर धनावेश। तो यहाँ भी विभव उत्पन्न हो गया, यहाँ भी विभव उत्पन्न हो गया। ये जो विलयन के कॉपर आयन छड़ पर चिपक गए थे वो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे माने अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन या रिडक्शन। तो देखिए कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉपर आयन और यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेगा कॉपर सॉलिड। कॉपर धातु ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 नेगेटिव चार्ज कॉपर आयन के 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कॉपर धातु बन जाएगी ठोस रूप में। वो ठोस कॉपर धातु जो है इस छड़ के ऊपर चिपकती जाती है, यहाँ जमा होती जाती है इस छड़ के ऊपर। ठोस कॉपर धातु जब तक सेल रिएक्शन चलती रहेगी छड़ के ऊपर लगातार जमा होती रहती है। इसके कारण जो है यहाँ पर ये छड़ मोटी होती जाती है, क्योंकि धातु उस पर जमा हो रही है।
और ये छड़ जो है लगातार पतली होती जाती है क्योंकि ये जिंक आयनों के रूप में घुलती जाती है। तो ये छड़ होगी पतली इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ से कि यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया हुई और यहाँ अपचयन की हुई। अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ये इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है, ये इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन को जो हम लिखेंगे एक साथ तो वो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड, और यहाँ अपचयन हुआ है या रिडक्शन हुआ है तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर अपचयन या रिडक्शन होता है वो कहलाता है यहाँ पर कैथोड। तो ये हो गया हमारा क्या, कैथोड। और इस कैथोड पर चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है अपन को कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल हैं, मतलब ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इन सेलों के अंदर एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ठीक विपरीत जो विद्युत अपघटनी सेल हैं या जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं उनमें कैथोड पर माइनस और एनोड पर प्लस होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है चालक तार के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होगा तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है वो कैथोड से एनोड की ओर होता है विपरीत दिशा में। तो धारा या जो करंट है वो इस दिशा में प्रवाहित होगा, विपरीत दिशा में। और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे, धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी तो ये बल्ब प्रकाशित हो जाएगा, जलने लगेगा बल्ब। या हमने वोल्ट मीटर या धारा मापी लगाया है तो उसमें उसका पॉइंटर मूव करने लगेगा जो ये बताता है कि करंट उत्पन्न हो गया है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है सेल में से। अब यहाँ हम देखें ध्यान से तो यहाँ एक हमने लगभग यू आकार की एक ट्यूब लगाई हुई है। इस यू आकार की ट्यूब को लवण सेतु या साल्ट ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर किसी लवण का गाढ़ा घोल भरा होता है। जैसे हमने यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लिया है, इसके अंदर नीचे कॉटन वूल प्लग रुई वगैरह की डॉट लगा देते हैं ताकि ये नीचे गिर ना पाए। तो लवण सेतु जो है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसके दो कार्य होते हैं मुख्य रूप से। एक तो ये कि दोनों विलयन जो हैं उनके बीच में ये जो है कनेक्टिविटी उत्पन्न करके विद्युत परिपथ को यानी सर्किट को कंप्लीट करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। इसके अलावा दूसरा कार्य ये है कि दोनों विलयनों के बीच में जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तीसरा इसका एक कार्य और भी है कि दो विलयनों के बीच में लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने से रोकता है। तो ये लवण सेतु के कार्य हैं। इसको जो है नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम सेल का डायग्राम बनाएंगे या सेल को हम लिखेंगे तो जो एनोड होता है वो एनोड जो है हमें इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड में उसका डायग्राम बनाना है या लिखना है, और राइट हैंड साइड में हम कैथोड को बनाएंगे या उसको लिखेंगे। इस बात का और ध्यान रखेंगे। सेल का प्रदर्शन या सेल को किस तरह से लिखना है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अभी हमने बताया था कि एनोड को हम जो है इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं या डायग्राम में भी लेफ़्ट हैंड साइड बनाते हैं। तो एनोड में हमने आपको बताया था हमारे पास जिंक सॉलिड था, जिंक सॉलिड धातु थी, और उसको हमने जिस विलयन में डूबा था उस विलयन को यहाँ पे शो करेंगे ZnSO4, और हम चाहें तो इसकी सांद्रता भी यहाँ पे बता सकते हैं ब्रैकेट में C = 1m। इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोड को हमने शो कर दिया। क्योंकि ये एनोड है, एनोड को हमें लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो छड़ होती है या जो प्लेट होती है उसको हम बाहर की तरफ लिखते हैं। जैसे हमने Zn सॉलिड लिख दिया है। ये हमारी जो है सेल अभिक्रियाएं हैं। सेल अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने बताई थी कि एक एनोड पर रिएक्शन होती है, एक कैथोड पर होती है। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और एनोड इस एग्जाम्पल में हमारा जिंक धातु का बना हुआ है। तो ऑक्सीकरण क्रिया होगी, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और जिंक आयंस बन जाएंगे। तो जिंक आयनों के रूप में जिंक धातु घुलना शुरू हो जाती है और जिंक आयन जलीय विलयन में चले जाते हैं। कैथोड पर
कॉपर आयन जमा होते हैं वो कॉपर आयन एनोड के द्वारा दिए गए इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इनके 2 नेगेटिव चार्ज से इसका 2 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो कॉपर आयन जलीय विलयन में था वो इलेक्ट्रॉन लेकर के ठोस रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा हो जाता है, धातु के रूप में जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ अपचयन होगा। हमेशा याद रखें, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। तो ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन हो गई हैं। इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हमें मिल जाएगी, या 2 अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो एक पूर्ण सेल अभिक्रिया हमें प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण सेल अभिक्रिया ये है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण कर लिए गए, समाप्त। Zn सॉलिड और कॉपर आयन एक्वस, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुई। Zn सॉलिड कन्वर्ट हुआ Zn एक्वस में, मतलब जलीय विलयन में चला गया। कॉपर आयन जलीय विलयन से धातु के ऊपर ठोस रूप में जमा हुआ। देखिए कॉपर आयन जलीय विलयन से धातु के रूप में जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इस पर ऑक्सीकरण हुआ, ये अपचयन हुआ। पर ये जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है वो अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो जो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन है, जो विद्युत रासायनिक सेल हैं, उनकी जो रिएक्शन होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब हम इसको यहाँ लिख दें, रेडॉक्स अभिक्रिया। हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया रेडॉक्स अभिक्रिया, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इस तरह से हम सेल रिएक्शंस लिखते हैं।